नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संजय खटोड़ में। और मैं संजय आज आपके लिए हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स लेके आया हूँ। दोस्तों, बहुत लंबा समय हो गया जो स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे हिंदी व्याकरण के जो वीडियो लेके आओ, हिंदी व्याकरण के वीडियो लेके आओ, तो उनके डिमांड पर ये हिंदी व्याकरण के जो नोट्स है वो लेके आ रहे हैं वीडियो। ये हिंदी व्याकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लेके आ रहे हैं। दोस्तों, जीरो से स्टार्ट करेंगे और आखिर तक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर वो टॉपिक करवाया जाएगा हिंदी व्याकरण में जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसके अलावा पंजाब मास्टर कैडर, यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड में इनसे बाहर कुछ नहीं आता। ये वीडियो आप एक बार देख लोगे, इसके अलावा आपको कोई बुक्स या फिर कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, नोटबुक और पेन साथ लेकर बैठें ये वीडियो देखने के लिए, और जो जो पॉइंट आपको अच्छे लगते हैं वीडियो को पॉज करें और वो नोट्स आप शॉर्ट नोट्स बना लें जो कि आपके एग्ज़ाम तक आपको बहुत ही अच्छे नोट्स बन जाएंगे और उनका लाभ आपको हर एग्ज़ाम में मिलेगा। दोस्तों, ये नोट्स हैं और इसके बाद अगला जो वीडियो आएगा उसमें इस नोट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन लेके आएंगे दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल संजय खटोड़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है। दोस्तों, ये हिंदी व्याकरण का पहला वीडियो है हमारा, तो आप देख लीजिए। हम भाषा से स्टार्ट कर रहे हैं, भाषा, बोली, लिपि व हिंदी भाषा का विकास। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और ध्यान से आपने देखना है भाषा। दोस्तों, एक बार आपने नोट्स साथ साथ बनाते रहना है। जो भी आपको लाइन अच्छी लगे वो अपने नोट्सों में वन लाइनर आपने उसको उतार लेना है। वीडियो को बार बार देखना है और बार बार सुनना है ताकि हिंदी व्याकरण का आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। भाषा शब्द। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है जिसका अर्थ है वाणी या फिर वाणी को व्यक्त करना। दोस्तों, पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है, भाषा शब्द किस शब्द से बना है, तो वो है भाष धातु से जिसका अर्थ है वाणी या फिर वाणी से व्यक्त करना। यद्यपि संकेतों के द्वारा भी यह अर्थ अल्प मात्रा में हो सकता है पर उससे पूर्णता स्पष्टता नहीं होती। यानी कि जो पहले जो भाषा थी वो संकेतक थी, यानी कि संकेत से किसी को बताया जाता था। उसके बाद ही धीरे धीरे जो साउंड निकलना प्रारंभ हुआ और उसके बाद ही ये भाषा होद में आई। यद्यपि संकेतों के द्वारा भी ये कार्य अल्प मात्रा में, यानी कि बहुत थोड़ी मात्रा में ये कार्य किए जाते थे पर उससे पूर्णता स्पष्टता नहीं होती थी, यानी कि हम समझ नहीं पाते थे उन संकेतों को। ये कह रहे हैं यहाँ पे। अगला पॉइंट देखो, भाषा उच्चारित ध्वनि प्रतीकों को ऐसी व्यवस्था, भाषा उच्चारित ध्वनि प्रतीकों की ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा मानव अपने भावों विचारों का विनिमय आदान प्रदान करता है, अर्थात भाषा एक साधन है तथा भाषा की उन्नति व सफलता का मूलभूत आधार है। आगे कुछ राइटर हैं जिनके यहाँ पे विचार दिए गए हैं। इसलिए शास्त्रीय अर्थ में विचार की अभिव्यक्ति के लिए किसी समाज द्वारा स्वीकृत जिन ध्वनि संकेतों का व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। तो यहाँ ये बताया गया है भी जो समाज के द्वारा संकेत निर्धारित कर लिए जाते हैं, जो वर्ण निर्धारित कर लिए जाते हैं, उनके द्वारा जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। पतंजलि के उच्चारण व्यक्तावाची वर्णा ऐसा तय इमे वाचार्य, ये संस्कृत में इन लाइनें लिखी हुई है पतंजलि ने। आगे देखिए, स्वीट के अनुसार ध्वन्यात्मक शब्दों विचारों का प्रगटीकरण ही भाषा है। यानी कि जो ध्वनि के द्वारा उच्चारित होती हैं विचार शब्द और उनसे जो विचार प्रकट होते हैं उसी को भाषा कहते हैं, वो ही भाषा है। आगे देख लीजिए, भाषा के दो प्रकार हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है, भाषा के कितने प्रकार हैं और कौन कौन से प्रकार हैं। भाषा मौखिक होती है, भाषा लिखित होती है। वाणी द्वारा बोलकर विचार प्रकट करने का साधन है, उसे कहते हैं मौखिक भाषा। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, वो मौखिक भाषा है। लिखित भाषा लिखकर विचार प्रकट करने का साधन, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे और आप उसको पढ़ रहे हो, उससे सीख रहे हो, तो वो लिखकर विचार प्रकट करने का साधन है लिखित भाषा।
भाषा के 2 प्रकार हैं, ये आपने याद करना है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। आगे देख लीजिए दोस्तों, लिपि। लिपि क्या होती है? भाषा के लिखित रूप के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। लिपि क्या होती है? ध्वनि चिन्ह होते हैं जो समाज द्वारा निर्धारित कर दिए जाते हैं और हर जगह वो ही अप्लाई होते हैं, तो उनके द्वारा जो विचार भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपियाँ होती हैं, जो हर एक भाषा है, पहले भाषा आई थी जो चली भी गई, उनकी भी अलग अपनी अपनी अलग लिपियाँ थी। जैसे कि हिंदी की लिपि देवनागरी है, अंग्रेज़ी जो भाषा है उसकी रोमन है, पंजाबी हमारी जो लैंग्वेज है पंजाब की उसकी गुरमुखी है, उर्दू की जो फ़ारसी लिपि है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इन लाइनों में हर एक लाइन में क्वेश्चन बन रहे हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपियाँ होती हैं। हिंदी की देवनागरी, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हिंदी की कौन सी लिपि है? वो है देवनागरी। अंग्रेजी की कौन सी लिपि है? रोमन। पंजाबी की कौन सी लिपि है? गुरमुखी। उर्दू की कौन सी लिपि है? वो है फारसी। और देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? वो है ब्राह्मी लिपि से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है दोस्तों, इसको आपने नोट डाउन कर लेना है। आगे देखते हैं, देवनागरी, रोमन व गुरमुखी लिपि, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ये यूजीसी नेट में पूछा जाता है क्वेश्चन। देवनागरी, रोमन व गुरमुखी लिपियाँ बाईं से दाएं लिखी जाती थी। देवनागरी है, रोमन है और गुरमुखी है, वो बाईं से दाएं लिखी जाती है। इसके अलावा फारसी और ख्रोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। यानी कि फारसी और ख्रोष्टी वो इस पॉइंट से इस पॉइंट लिखी जाती थी, ऐसे। ठीक है दोस्तों, आप इसको नोट डाउन कर लें क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आगे आपका क्वेश्चन आ जाता है, बोली किसे कहते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा का स्थानीय रूप बोली कहलाता है। जो हमारे इलाके में हम बोलते हैं, हमारे गांव में बोलते हैं, या एक शहर की भाषा होती है, एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का स्थानीय रूप बोली कहलाता है। बोली केवल बोलने के काम आती है, इसका साहित्य नहीं होता। हम जो लोग बोलते हैं, अपने घरों में बोलते हैं, उसको बोली कहा जाता है, उसका साहित्यिक रूप नहीं होता। इसके आगे आती है उपभाषा। अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है और क्षेत्र का विस्तार हो जाता है तो वो बोली ना रहकर उपभाषा बन जाती है। जैसे कि राजस्थानी में पहले राजस्थानी बोली थी, उसके बाद उसमें साहित्य रचना होने लगी, जैसे मीराबाई, दादू दयाल, सुंदरदास, इन्होंने उसमें साहित्य रचना की तो वो उपभाषा बन गई और उसके बाद वो भाषा का रूप ले लिया। आगे आप देख सकते हैं, भाषा किसे कहा जाता है? साहित्यकार जब उस उपभाषा को अपने साहित्य के द्वारा परिनिष्ठित सर्वमान्य रूप प्रदान कर देता है। वही बात आ गई ना, राजस्थानी पहले उपभाषा थी, उसमें से बहुत सारे कवियों ने उसे परिनिष्ठित सर्वमान्य रूप प्रदान कर दिया, तब वो भाषा बन गई तथा उसका और क्षेत्र विस्तार हो जाता है। उसका जो विस्तार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वह भाषा कहलाती है। एक भाषा के अंतर्गत उपभाषाएं होती है तथा एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती है। ये क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लेना। एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं होती हैं, ठीक है दोस्तों, और एक उपभाषा के अंदर कई उपबोलियां, ये बोलियां होती हैं। सो इन क्वेश्चनों को आपने नोट डाउन कर लेना दोस्तों। आगे देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पैरा है, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण ये पैरा है। सो दोस्तों इसको पढ़ते हैं। हिंदी भारत की राजभाषा है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें बन रहा है। हिंदी भारत की क्या है? राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा, भाषा या फिर उपभाषा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा राजभाषा। हिंदी भारत की क्या है? राजभाषा, ना कि राष्ट्रीय भाषा। इसके अलावा इसकी लिपि वैज्ञानिक है। जो देवनागरी लिपि है वो वैज्ञानिक है, क्योंकि हर जो हमारा शब्द है या जो वर्ण है उसका एक अलग ही मतलब निकलता है। उसकी जो हमारे मुंह से जो उच्चारित होता है, हर एक हवा जो ध्वनि निकलती है उसका वर्ण अलग है, इसलिए वो वैज्ञानिक है। ये जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। जैसे हम मुंह से बोलते हैं इसको वैसे ही लिखते हैं, इसलिए भी ये वैज्ञानिक लिपि है। अगली लाइन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके लिए। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा स्वीकार किया गया।
संविधान के 343A में ये धारा है, ये लाइन है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा स्वीकार किया गया, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस बनाया जाता है भारत में। अगला क्वेश्चन देख लो। हिंदी दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा झारखंड में प्रथम राजभाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। ये जो इतने राज्य हैं इसमें प्रथम राजभाषा के रूप में हिंदी प्रयोग में की जाती है। जबकि पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, अंडमान निकोबार और चंडीगढ़ में हिंदी द्वितीय राजभाषा सहभाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। सो दोस्तों, इसमें एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भी कौन से राज्य में हिंदी द्वितीय राजभाषा के रूप में उपयोग में ली जाए। तो ये राज्य हैं पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़ में हिंदी द्वितीय राजभाषा सहभाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। इसके अलावा सब गैर हिंदी राज्य हैं। हिंदी का जन्म भारत यूरोपीय परिवार में हुआ है। ये भी आपका एक क्वेश्चन बनता है, हिंदी का जन्म कौन से परिवार से हुआ है? वो है बारोपीय परिवार से, यानी कि भारत यूरोपीय परिवार से हुआ है। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए लाइनें। हिंदी वियोगात्मक भाषा है। ये वैज्ञानिक तो है ही है, हिंदी की जो लिपि है वो वैज्ञानिक है। इसके अलावा हिंदी जो भाषा है वो वियोगात्मक भाषा है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। हिंदी कैसी भाषा है? वियोगात्मक। ग्रियर्सन के अनुसार भारत में 6 भाषा परिवार हैं, 179 यानी कि 179 भाषाएं हैं और 544 बोलियां हैं। ग्रियर्सन ने सबसे पहले ये वर्गीकरण दिया था भाषा के रूप में। ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। भी सबसे पहले किसने वर्गीकरण किया था? वो किया था ग्रियर्सन ने। उसके हिसाब से 6 भाषा परिवार हैं, 179 भाषाएं हैं और 544 बोलियां हैं। अगली लाइन है, भारत में बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर बारोपीय परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है। यानी कि जो हिंदी बोलते हैं वो भारत यूरोपीय वो सबसे बड़ा परिवार है। यहाँ पे ये 6 भाषाएं परिवार है, उनमें से बारोपीय जो परिवार है वो सबसे बड़ा परिवार है। इस चीज़ को आपने नोट डाउन करना है दोस्तों। प्रताप नारायण मिशन ने हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का नारा दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है दोस्तों। प्रताप नारायण मिशन ने हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का नारा दिया। अगला देखो लाइन, हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम बंगाल में उदित हुआ। यानी कि राष्ट्रीय भाषा बनाने का जो विचार है वो सर्वप्रथम बंगाल में उदित हुआ। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी अयंकर ने रखा। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है दोस्तों। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? तो वो रखा गोपाल स्वामी अयंकर ने रखा। आगे चलते हैं दोस्तों। सन 1952 में एक विख्यात स्वतंत्रता सेनानी पेटपोट्टी श्रीरामुलु ने तेलुगु भाषी लोगों के लिए पृथक राज्य आंध्र प्रदेश बनाने की मांग पर आमरण अनशन करते हुए अपनी जान दे दी थी। ये एक अलग से जो पॉइंट है वो भी आपने दिमाग में रखना है दोस्तों। इसके अलावा आज बहुत ही महत्वपूर्ण ये चार्ट है, आपने ध्यान इधर उधर नहीं करना है, कॉपी पेन पे ये नोट डाउन कर लेना है दोस्तों। भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभक्त किया गया है। कितने कालों में विभक्त किया गया है? 3 कालों में विभक्त किया गया है भारतीय आर्य भाषा को। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा, आधुनिक कालीन आर्य भाषा। यानी कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा उसका जो टाइम है वो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व है। ये आपने ध्यान रखना है। 6 नंबर में आ जाता है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का जो समय है वो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी है और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है वो है 1000 ईस्वी से अब तक। तो इस चार्ट को अपने नोटबुक में आपने नोट कर लेना है। आगे इनका वर्गीकरण है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। तो नाम है वैदिक संस्कृति और लौकिक संस्कृति। जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है उसके नाम क्या है? वैदिक संस्कृति, लौकिक संस्कृति। प्रयोग काल, कब कब प्रयोग होती थी, किस किस काल में? तो वैदिक संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, यानी कि 500 वर्षों के बीच में। ये जो वर्गीकरण है ये 500 वर्षों का है। वैदिक संस्कृति है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और लौकिक संस्कृति है वो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक लौकिक संस्कृति की मान्यता रही।
अगला चार्ट देख लेते हैं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। जो मध्यकालीन आर्य भाषा थी, जो 1000 समय था, 1000 सालों का, उसको वर्गीकरण किया गया यहाँ पे। उसमें 3 भाषाएं थी, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। पाली का जो समय था वो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक था। इसमें माधवी भाषा भी कहते हैं इसे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। पाली को और किस नाम से जाना जाता है? मागधी और माधवी भाषा भी कहा जाता है। ये प्रथम प्राकृत भाषा भी है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है दोस्तों, ये प्रथम प्राकृत भाषा है। बौद्ध के सारे उपदेश पाली भाषा में हैं। देखो, एक छोटी सी लाइन के अंदर 3 क्वेश्चन बनते हैं। पाली को और किस नाम से जाना जाता है? मागधी और माधवी से। इसको प्रथम प्राकृत भाषा भी कहा जाता है पाली को। और ये बौद्धों के जो उपदेश है वो सारे ही पाली भाषा में हैं। सो दोस्तों, आपने इसको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक प्राकृत भाषा का समय था। ये द्वितीय प्राकृत है। ये द्वितीय प्राकृत है। भगवान महावीर के उपदेश इसी में है। 2 क्वेश्चन तो यहीं पे बन जाते हैं। ये द्वितीय प्राकृत है, प्राकृत भाषा है जो, और भगवान महावीर के उपदेश प्राकृत भाषा में है। और इसका समय क्या है? 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। तीसरा आ जाता है अपभ्रंश भाषा, जो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक इसका समय है। इसे अवहंस यानी कि अवहट, ओहर या अवहत भी कहा जाता है। ये तृतीय प्राकृत भाषा है। 2 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। इसे अवहंस, ओहर, अवहत भी कहा जाता है। ये तृतीय प्राकृत भाषा है। अपभ्रंश का जो समय है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से अब तक। प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। हिंदी भाषा का विकास क्रम, यानी कि जो हिंदी भाषा का जो विकास क्रम चला वो कैसे चला, वो एक लाइन में आपको यहाँ पे दिखाया गया है। पहले थी वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, फिर अवहट और फिर प्राचीन हिंदी। तो इस लाइन को ही आपने नोट कर लेना है। इसमें भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अभी अवहट से पहले कौन सी थी? अपभ्रंश से पहले कौन सी थी? प्राकृत, प्राकृत से पहले पाली, पाली से पहले लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत के बाद कौन सी थी? पाली। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो इसको भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप पिछले प्रीवियस एग्ज़ाम उठा के देख सकते हो, इनमें से बहुत से क्वेश्चन बने हुए हैं। मास्टर कैडर हिंदी में, यूजीसी नेट में, टीजीटी, पीजीटी, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में बहुत ही क्वेश्चन इनमें से पूछे जा चुके हैं। सो दोस्तों, आपने इन क्वेश्चनों का ध्यान रखना है। अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास। अपभ्रंश से जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास हुआ है वो किस तरह हुआ है? अपभ्रंश के भेद। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, तो अपभ्रंश के भेद कौन कौन से थे? शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, खस, केके या पैशाची और ब्राह्मण महाराष्ट्री। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि अपभ्रंश के कितने भेद थे? 7। कौन कौन से थे? शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, खस, केके, पैशाची और ब्राह्मण महाराष्ट्री। सो इनके आगे कौन सी आधुनिक आर्य भाषा बनी? शौरसेनी से जो उत्पन्न हुई है वो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। बहुत ही महत्वपूर्ण ये लाइन है दोस्तों। अब शौरसेनी से कौन सी आर्य भाषा विकसित हुई? वो है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। आगे है अर्धमागधी। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी। मागधी से बिहारी, उड़िया, बांग्ला और असमिया। खस से कौन सी आर्य भाषा हुई? वो है पहाड़ी। और इसके अलावा केके या पैशाची से, पैशाची को और किस नाम से जाना जाता है? केके से। पैशाची से पंजाबी, लहंदा, पूर्वी पंजाबी। और ब्राह्मण से सिंधी, महाराष्ट्र से मराठी। इस चार्ट को तो बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बिठा लेना दोस्तों, इससे बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो पैरा है, हिंदी की उपभाषाएं व बोलियां। हिंदी की बोलियों को 5 भागों में बांटा गया है और उन्हें उपभाषा विभाषा कहा जाता है। इन उपभाषाओं के अंतर्गत हिंदी की 18 बोलियां आती है।
बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदी की बोलियों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में बांटा गया है, जिन्हें उपभाषा या विभाषा भी कहा जाता है। और इन उपभाषाओं के अंतर्गत कितनी बोलियां आती है, 18 बोलियां आती है। 5 भाग 18 बोलियां। तो उपभाषा कौन सी है, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंदर कौन सी बोली आती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। खड़ी बोली बांगरू हरियाणवी को बांगरू भी कहते हैं, बांगरू को हरियाणवी कहते हैं, ये दोनों एक ही हैं। ब्रजभाषा बुंदेली और कनौजी। पश्चिम हिंदी के अंदर कौन सी आती है, खड़ी बोली बांगरू, ब्रजभाषा बुंदेली और कनौजी। अगला देखिए लाइन है, पूर्वी हिंदी के अंदर कौन सी आती है, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। यहाँ से ट्रिक बनती है, अब छत्तीसगढ़ी, अब ऐसे अवधी, ब से बघेली, 6 से छत्तीसगढ़ी, अब छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देख लो राजस्थानी के अंतर्गत कौन सी आती हैं, पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। ये तो आपको याद ही रह जाएगी, ठीक है जी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन आती है, राजस्थानी। नेक्स्ट देखिए बिहारी के अंदर कौन सी बोलियां आती है, भोजपुरी, मगही, मैथिली। बिहारी के अंदर कौन सी बोलियां आती हैं, भोजपुरी आती है, मगही आती है, मैथिली आती है। और इसके अलावा पहाड़ी के अंदर पश्चिमी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पूर्वी पहाड़ी आती है। सो दोस्तों इन दोनों को तो आपने खास कर याद करना है, अपने नोट डाउन कर लेना है, इनमें बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी से एक क्वेश्चन उठा ही लिया जाता है। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट आपके लिए एक नए पॉइंट के साथ मिलते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इनके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपके लिए एक नई वीडियो में लेके आएंगे दोस्तों। और आपने कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये वीडियो कैसा लगा, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये, आपकी दृष्टि से ये वीडियो कैसा था, वो भी आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। और अब तक हमारे जो भी साथियों ने ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो दोस्तों ऐसे ही हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण जो वीडियो है वो आपके लिए लेके आएंगे। फालतू की कोई भी चीज़ नहीं होगी, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट हैं ये वीडियो आप देख लीजिए। जो पॉइंट आपके हिंदी भाषा से आने वाले हैं वो ही पॉइंट इसमें रखे गए हैं। सो दोस्तों इसके अलावा कोई और फालतू की चीज़ें नहीं रखी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन व्याकरण से स्टार्ट हो जाएगा। ये हिंदी भाषा के एक मोटा जो अपने एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो यहाँ पे आपके लिए लेके आए हैं। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के द्वारा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।